Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about antitrust case against Google. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. पहले थोड़ा एंटी ट्रस्ट केस क्या है वो समझते हैं एंड देन वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, लगभग 2 साल पहले अमेरिका के अंदर गूगल के अगेंस्ट एक केस रजिस्टर किया गया बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। द केस वाज रजिस्टर्ड अंडर अ लॉ जिसको अमेरिका में नाम दिया गया है एंटी ट्रस्ट लॉ। तो बेसिकली ये जो कानून है ये भारत का नहीं है और ये जो केस भी है एंटी ट्रस्ट केस वो भारत का नहीं है, अमेरिका का है। और गूगल के अगेंस्ट ये जो केस रजिस्टर किया गया अंडर एंटी ट्रस्ट लॉ विच वाज मेनली फॉर मिसयूज ऑफ मोनोपोलिस्टिक पोजीशन ऑफ गूगल। तो एंटी ट्रस्ट लॉ जो अमेरिका का कानून है उसका मेन मकसद है मार्केट को और बेहतर बनाना। मार्केट का डेफिनेशन आई जस्ट होप आपको इकोनॉमी के क्लास लेक्चर से याद होगा। मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर आर n नंबर ऑफ बायर्स n नंबर ऑफ सप्लायर्स। अगर कहीं सप्लायर्स की कमी हो गई एंड इफ इन अ पर्टिकुलर फील्ड देयर आर जस्ट 1 or 2 सेलर्स या सप्लायर्स तो फिर उसको कहा जाता है मोनोपोली या ड्यूओपोली एंड दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रू मार्केट। और अगर ट्रू मार्केट नहीं है, प्रॉपर मार्केट नहीं है, तो उस केस में you cannot expect the sellers as well as you cannot expect consumers to get best of the best deal for themselves, क्योंकि वहां पे हिट एंड ट्रायल नेगोशिएशन का कोई स्कोप नहीं बच जाता है। तो इसी कारण से हर एक देश की सरकार चाहती है कि अलग अलग फील्ड में एक प्रॉपर मार्केट डेवलप हो और कोई भी ऐसी कंपनी या ऐसा प्लेयर ना इमर्ज हो जाए जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट कर दे। प्रैक्टिकल मोनोपोलिस्टिक एक तो होता है रियल मोनोपोली जहां पे सच में बस एक ही कंपनी है और कोई कंपनी उस फील्ड में है ही नहीं। ऐसा तो नहीं होता आज के टाइम में, बट प्रैक्टिकल मोनोपोली बहुत बार हो जाता है जहां पे बस एक ही कंपनी है जो डोमिनेंटली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है। बाकी सारी कंपनियां हैं बट उनके पास वो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बिजनेस शेयर है। तो अमेरिका के अंदर जो एंटी ट्रस्ट लॉ है ये कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए और मोनोपोली को प्रिवेंट करने के लिए लाया गया है। और इसी एंटी ट्रस्ट कानून के अंतर्गत गूगल के अगेंस्ट केस किया गया। इसमें गूगल के अगेंस्ट एलिगेशन था, आरोप था कि गूगल इज यूजिंग इट्स डोमिनेंट मार्केट पोजीशन टू सप्रेस राइवल्स। अपने जो भी कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं गूगल के अलग अलग फील्ड में, जैसे गूगल का एक है काम प्ले स्टोर प्रोवाइड करने का, तो वहाँ पे वो अपने राइवल्स को अलग अलग तरीके से, चूंकि उसके पास मनी पावर है, उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो उसका इस्तेमाल करके वो नए प्लेयर्स को इमर्ज होने नहीं दे रहा है। इस तरीके का केस रजिस्टर किया गया गूगल के अगेंस्ट। मेनली उसमें वो क्या तरीके अपनाता है गूगल गूगल इंटर्स इनटू एन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट विथ मोबाइल फोन सप्लायर्स लाइक सैमसंग एंड एप्पल, और इस तरीके से गूगल ट्राइज टू मेंटेन इट्स डोमिनेंट पोजीशन। और जो ये केस रजिस्टर किया गया इसमें गूगल को गिल्टी पाया गया इन द अमेरिकन कोर्ट एंड गूगल के ऊपर पेनाल्टी भी लगाई गई फॉर मिसयूजिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक पोजीशन एंड प्रैक्टिसिंग मोनोपोलिस्टिक कंडक्ट्स। अब ये तो है अमेरिका का केस जो 1-1.5 साल पुराना है। एंटी ट्रस्ट लॉ इन अमेरिका वाज इनेक्टेड एंड देन इसके अंतर्गत केस लाया गया गूगल के ऊपर। अब इसी तरीके का एक केस भारत में भी लाया गया है गूगल के अगेंस्ट बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है टू इंश्योर कि कोई भी कंपनी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन ना डेवलप करे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। जैसा कि मैंने आपको कहा, इसका मकसद है कि मार्केट को डेवलप करवाए ताकि एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो सप्लायर्स हैं उनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे। कोई भी सप्लायर या सेलर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज ना करे।
तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स दैट नो बिग कंपनी टेक एडवांटेज ऑफ इट्स पोजीशन टू सप्रेस न्यू स्टार्टअप्स। अभी मार्केट डेवलप होने से क्या होता है कि देयर वुड बी स्कोप फॉर नेगोशिएशन हिट एंड ट्रायल फॉर द बायर्स। इससे कस्टमर्स को फायदा होता है, दे गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। साथ ही साथ अगर किसी फील्ड में प्रॉपर मार्केट डेवलप होता है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इससे एविएशन सेक्टर में मार्केट डेवलप है तो अगर आपको स्पाइस जेट बढ़िया सैलरी नहीं दे रहा है तो आप जॉब चेंज करके इंडिगो में चले जाइए। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज एज वेल एज कस्टमर्स आर बेनिफिटेड। भारत के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कभी लगता है कि मार्केट नॉर्म्स वायलेट हो रहे हैं तो इट कैन ब्रिंग अ केस अगेंस्ट एनी कंपनी इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और एनसीएलएटी का जो भी फैसला होगा दैट कैन बी चैलेंज्ड अल्टीमेटली इन सुप्रीम कोर्ट। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के अंदर भी अब जैसा अमेरिका में एंटी ट्रस्ट केस लाया गया था गूगल के अगेंस्ट, वैसा ही केस भारत में लाया गया है अगेंस्ट गूगल। यहाँ पे भी एलिगेशन वही है। यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने केस रजिस्टर किया अगेंस्ट गूगल एट एनसीएलएटी दैट गूगल इज मिसयूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। क्या क्या एलिगेशन है गूगल के ऊपर कि गूगल गिव्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इट्स ओन सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अब गूगल प्ले स्टोर में गूगल की डोमिनेंट पोजीशन है, सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल मोनोपोली है। अब गूगल प्ले स्टोर से ही जनरली हम लोग सारे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, और भी इस तरह के प्ले स्टोर्स हैं बट वी ऑल प्रेफर टू यूज गूगल प्ले स्टोर। अब जैसे पेमेंट के लिए अलग अलग ऐप्स हैं, फोन पे, भीम, गूगल पे। अब गूगल प्ले स्टोर क्या करता है कि गूगल पे के आइकॉन को सबसे पहले दिखाएगा। अगर आप पेमेंट रिलेटेड कोई भी ऐप ढूंढ रहे हैं तो गूगल पे को सबसे पहले दिखाएगा, उसका आइकॉन बड़ा करके दिखाएगा। बाकी सारे जो पेमेंट ऐप्स हैं जैसे फोन पे या भीम, उनके आइकॉन को छोटा कर देगा और काफ़ी साइड में रख देगा। तो इस तरीके से वो अपने प्रेफरेंशियल पोजीशन इन प्ले स्टोर का मिसयूज करके अपने बाकी तमाम प्रोडक्ट्स को एडवांटेजियस पोजीशन देने की कोशिश करता है, अपने राइवल्स को रिस्ट्रिक्ट करता है। और यूजर्स, जैसे हम लोग गूगल के किसी भी गूगल मान लीजिए सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम डाटा अपना रखते हैं तो हमारे डाटा को कलेक्ट करता है। कहीं ना कहीं इट वायलेट्स द डेटा प्राइवेसी लॉ इन इंडिया। डेटा मैनेजमेंट कानून लाया गया है, उसका वायलेशन करता है व्हेन गूगल कलेक्ट्स डेटा। एंड एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है गूगल। अब एल्गोरिथम का इस्तेमाल तो न्यूट्रल सी बात है, बट उस एल्गोरिथम के इस्तेमाल में भी ऐसे उस एल्गोरिथम को डिजाइन किया गया है कि गूगल के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एडवांटेज हो जाए। तो ओपेक एल्गोरिथम इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के अगेंस्ट। और गूगल बहुत हाई प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करता है। जैसे गूगल प्ले स्टोर से अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उस ऐप के थ्रू अगर आप कुछ खरीदते हैं, जैसे कोई ई बुक बेचने वाली ऐप है या ओटीटी स्ट्रीमिंग करने वाली ऐप है, वहाँ पे गूगल 11 to 30% तक चार्ज करता है, जस्ट बिकॉज इट हैज़ प्रोवाइडेड दैट ऐप अ प्लेस इन इट्स प्ले स्टोर। सो इट्स एग्जॉर्बिटेंटली वेरी हाई। तो ये सारी समस्याएं हैं इन कारणों से, क्योंकि ये तो बस एक मार्केट प्लेस हुआ ना, अल्टीमेटली तो सेल करने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है। ये वही बात हो गई कि आपने एक ऑटो स्टैंड बना दिया, ऑटो रिक्शा स्टैंड, जहाँ पे आपने कहा कि अब ऑटो रिक्शा वाले जो भी यहाँ पे अपने ऑटो रिक्शा लगाएंगे वो हर राइड का 50% पैसा मैं चार्ज करूंगा। तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, खरीद कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है, बीच में आप सीधा सीधा मिडिल मैन की तरह 30% पैसा ले रहे हैं। तो दिस अमाउंट इज़ वेरी हाई प्लेटफॉर्म फीस आर चार्ज। दैट इज़ वाई केस लाया गया अगेंस्ट गूगल बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और एनसीएलएटी हैज़ फाउंड गूगल गिल्टी ऑफ अब्यूज ऑफ पावर इन इंडिया ऑल्सो, और उसके ऊपर 216 करोड़ का फाइन लगाया गया है। पहले तो 900 करोड़ के आसपास का फाइन लगने वाला था, फिर अब उसको घटा करके एनसीएलटी ने 216 करोड़ का फाइन लगाया। बट गूगल ने कहा है कि वो एनसीएलटी के इस फैसले को चैलेंज करेगा इन द सुप्रीम कोर्ट।
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या है और कुछ रिसेंट केसेस बताइए। तो मैंने 3-4 केसेस बता दिए हैं। एक तो आज हमने डिस्कस ही कर लिया, गूगल वाला। उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर भी फाइन लगाया जा चुका है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आफ्टर ब्रिंगिंग केस अगेंस्ट इट। अमेजन के ऊपर भी लिया जा चुका है। 3 बियर की कंपनियां थी, तीनों ने मिल करके कार्टेलाइजेशन कर दिया था, विच इज अगेंस्ट द मार्केट मॉडल। कार्टेलाइजेशन मतलब तीनों ने मिल करके फैसला कर लिया था कि हम लोग इससे ज्यादा दाम घटाएंगे नहीं। या बियर की मान लीजिए 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किंगफिशर, कार्ल्सबर्ग, जो भी है, उन्होंने अपना मान लीजिए प्लान कर लिया कि देखो यार, एक बॉटल हम लोग कोई भी 500 रुपये सस्ता नहीं बेचेंगे। अब कहीं ना कहीं कार्टेलाइजेशन, जहां पे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपस में ही कोऑपरेट करने लगे, तो उसको कहा जाता है कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन इज अगेंस्ट मार्केट मॉडल। उन तीनों बियर कंपनियों के ऊपर कलेक्टिव फाइन लगाया गया। एशियन पेंट्स के ऊपर केस रजिस्टर किया है बिरला ओपस ने। एशियन पेंट्स के पास कहीं ना कहीं डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है इन पेंटिंग मार्केट, अबाउट 52%। वो अपने पोजीशन का मिसयूज कर रहा है, ऐसा केस किया है हाल फिलहाल में बिरला ओपस ने एशियन पेंट्स के ऊपर। तो ये सब करंट एग्जांपल्स याद रखिएगा जो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत लाए गए हैं। Next topic is about a promising drug candidate to fight antibiotic resistance. Important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? देखिए, इट्स अ हेल्थ कंडीशन जहां पे एक इंसान के ऊपर एंटीबायोटिक दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं। ऐसे सिचुएशन कहा जाता है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इंसान के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, जो पैथोजन जैसे कि बैक्टीरियाज, फंगस, वो इतने रिजिलियंट हो जाते हैं कि उनके अगेंस्ट जब दवाइयां काम करनी बंद कर दें, एंटीबायोटिक्स, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेनली अराइजेस बिकॉज ऑफ ओवर यूज या मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इम्प्रॉपर ड्रग रेजिम के कारण एंटीबायोटिक या एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक इंसान है, इस इंसान को कुछ माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ, मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ। अब उसके अगेंस्ट इसको दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई, एंटीबायोटिक दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो उसको एक प्रॉपर कोर्स बताएगा कि कम से कम 5 दिन आपको ये दवाई खानी है, या 10 दिन खानी है, 15 दिन खानी है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि इतने दिन मिनिमम ये दवाइयां खानी है, तभी जाकर के सारे पैथोजेंस मरेंगे। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 3 दिन बाद ही हमें आराम महसूस होने लगा, काफ़ी बेहतर महसूस होने लगा, तो हम लोग दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। अगले 2 दिन दवाइयाँ नहीं ली, जबकि 5 दिन का कोर्स था उस मेडिसिन का। अब कुछ कुछ पैथोजेंस बच जाते हैं, जो हमें उस टाइम में तो एहसास नहीं होता, बट हमारे बॉडी के अंदर वो बच जाते हैं। डिस्पाइट यूजिंग द मेडिसिन फॉर 3 days, एंटीबायोटिक्स फॉर 3 days, सम पैथोजेंस विल बी लेफ्ट बिहाइंड। एंड नेचुरल सी बात है कि दोज पैथोजेंस हु आर लेफ्ट बिहाइंड डिस्पाइट 3 days ऑफ antibiotic use are stronger pathogens as compared to those who were killed in first 3 days. तो जो मजबूत वाले हैं वो बच गए, और फिर हमने दवाइयां लेनी बंद कर दी, तो जो मजबूत वाले पैथोजेंस हैं वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगते हैं। सम बैक्टीरियाज विल सर्वाइव एंड देन दे विल मल्टीप्लाई, और उनकी संख्या फिर भविष्य में जब बढ़ेगी तो हमारे बॉडी के अंदर वापस से इन्फेक्शन का एहसास होगा हमें। और उस केस में जब हम ये दवाइयाँ दोबारा से लेना शुरू करेंगे, एंटीबायोटिक्स, तो दीज एंटीबायोटिक्स विल नॉट बी हेल्पफुल, दे वॉन्ट बी इफेक्टिव, क्योंकि अब वो पैथोजेंस आ गए हैं जो बहुत ही रिजिलियंट हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, उनके अगेंस्ट इस तरह के एंटीबायोटिक मेडिसिन काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और भारत के अंदर, वैसे तो पूरी दुनिया भर में ही, लेकिन भारत के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑन द राइज, विच इज राइजिंग, डेवलपिंग टू बी अ मेजर कॉज ऑफ हेल्थ रिलेटेड कंसर्न। और उसके पीछे बड़े कारण हैं कि भारत में ज़्यादातर लोग जो हैं वो ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद के ले आते हैं, अगर उनको कोई भी सर्दी, खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन महसूस हुआ तो। अब ये जो मेडिसिन हम लोग जाकर के ले आते हैं फार्मेसी से, भैया जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, कुछ दवाई दे दो, ये फार्मेसी वाले सोचते हैं कि इसको मेडिसिन, स्ट्रांग से स्ट्रांग मेडिसिन दो ताकि ये ठीक हो जाए, क्योंकि ये जब ठीक महसूस करेगा तभी मेरी दुकान पे दोबारा आएगा।
तो उस केस में ये जो फार्मेसी वाले लोग हैं, ये आपको एंटीवायरल मेडिसिन्स के अलावा आपको एंटीबायोटिक्स भी दे देंगे, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स भी दे देंगे। नॉर्मली जब भी हमें सर्दी खांसी जुकाम हुआ है तो ज़्यादा संभावना है कि वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। वायरल इन्फेक्शन के केस में बेस्ट तरीका है कि आप आराम करें, गर्म पानी पिएं, और अगर बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह हो रहा है तो फिर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लें जो उस सिम्टम्स को कम करें। HCQ वगैरह लिया जा सकता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वगैरह लिया जा सकता है। लेकिन वायरस को मारा नहीं जा सकता। वायरस विल टेक इट्स टाइम, 5 डेज, 6 डेज, 10 डेज, उसके बाद वायरस खुद ही सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बैक्टीरियाज के कारण हुआ है तो फिर हमें एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए, नहीं तो वो बढ़ भी सकता है और फिर वो सीवियर डैमेजेस भी कर सकता है। अब जो फार्मेसी वाले होते हैं वो हमें एंटीबायोटिक्स भी दे देते हैं बिना ये बात जाने कि वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वो सोचते हैं कि जो भी होगा ठीक हो जाए तो ये खुश हो जाएगा और मेरी दवा दुकान पे दोबारा आएगा। तो हमारे देश में जो हम लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं जाकर के फार्मेसी वालों से पूछ करके विदाउट नोइंग, और उनको उस केस में प्रॉपर इवैल्यूएशन तो हुआ नहीं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, तो उस केस में हमने कहीं ना कहीं ऐसी दवाइयां भी ले डाली जो हमें नहीं लेनी चाहिए। वायरल इन्फेक्शन के केस में अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो भी संभावना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो डॉर्मेंट तरीके से 1-2 बैक्टीरियाज बैठे थे, जो बहुत ही न्यूट्रल तरीके से शांति से बैठे थे, वो बैक्टीरिया भी एक्टिव हो जाएंगे व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग एंटीबायोटिक मेडिसिन्स इवन व्हेन इट वाज नॉट नीडेड। सो दिस इज फर्स्ट कंसर्न, ओवर द काउंटर मेडिसिन्स लेना। दूसरा है डॉक्टर्स देमसेल्व्स। अब डॉक्टर भी क्या करते हैं, ज़्यादातर टाइम बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा करके पता करने के बजाय कि आखिर इसको वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डॉक्टर वायरल मेडिकेशंस भी दे देते हैं, साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने फाइंड किया दैट अबाउट 72% ऑफ द पेशेंट्स कमिंग टू द हॉस्पिटल्स आर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, जबकि उनमें से जबकि सरप्राइजिंगली 55% ऑफ द पेशेंट्स वेयर प्रिस्क्राइब्ड नॉट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन बट टू प्रिवेंट दिस, यानी कि बिना ये जाने हुए डायग्नोज किए हुए कि वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है। तो उस केस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक तो बड़ा कारण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने का, इम्प्रॉपर मेडिसिन रेजीम इस्तेमाल करना। डॉक्टर ने 5 दिन बोला, हमने 3 दिन इस्तेमाल किया। दूसरा कारण है कि जब हमें नहीं भी चाहिए एंटीबायोटिक्स तब भी हम ले लेते हैं। बिना बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी हम एंटीबायोटिक दवाइयाँ ले लेते हैं। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए बट हम ले लेते हैं, कभी फार्मेसी वालों से पूछ करके, कभी डॉक्टर्स भी ऐसा ही कर देते हैं। डॉक्टर सोचते हैं कि बहुत सारा टेस्ट करवाऊंगा मैं जानने के लिए कि वायरल इन्फेक्शन है कि बैक्टीरियल है, तो पेशेंट को लगेगा कि मैं बेवजह का टेस्ट करवा रहा हूँ कमीशन खाने के लिए। तो उस चक्कर में डॉक्टर ज़्यादा टेस्ट नहीं लिखता, अपने हिसाब से एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देता है, बट उस केस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं, जैसे बहुत बार डायरेक्टली हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक्स नहीं आते हैं। एंटीबायोटिक्स कम्स थ्रू लाइव स्टॉक, जैसे किसी लाइव स्टॉक को एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट किया गया और उस लाइव स्टॉक को फिर इंसानों ने कंज्यूम कर लिया, तो इनडायरेक्टली बॉडी में एंटीबायोटिक मेडिसिन आ गई और फिर वो एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है हमारे बॉडी के अंदर जो डॉर्मेंट तरीके से बैठे हुए भी थोड़े बहुत बैक्टीरियाज थे उनको एक्टिव कर देगी, और वो बैक्टीरियाज एक्टिव होने के साथ साथ मल्टीप्लाई भी होंगे इन नंबर्स और वो फिर हमें बीमार करेंगे, और उस केस में ये मेडिसिन हमारे ऊपर काम भी नहीं करेगी। समटाइम्स रिलीज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर रिलीज हुआ उसमें भी एंटीबायोटिक्स रह जाती हैं। अब वो वेस्ट वाटर हमारे घर में आया, उसको प्यूरिफाई करके हमने फिल्टर वगैरह से पी लिया, तो इनडायरेक्टली वो मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो फार्मा कंपनियों के वेस्ट के थ्रू निकला वो हमारे बॉडी में चला गया और फिर वो हमारे बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कर सकता है। हम कभी कभार हॉस्पिटल जब जाते हैं तो वहाँ पे भी आसपास में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं और वो बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के हमें बीमार कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत बुखार होता है, बीमार होता है, तो फिर हम लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। उससे क्या है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे देश में बढ़ रहा है। तो जब भी हॉस्पिटल जाएं तो मास्क वगैरह लगा करके जाएं और घर आने के बाद आराम से नहा लें। अगर किसी और से भी मिलने जा रहे हैं, आप खुद बीमार नहीं है, किसी और से मिलने जा रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें कि वहाँ से कोई इन्फेक्शन लेकर के आप ना आए, बिकॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज राइजिंग एज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, हेल्थ कंसर्न एज पर WHO।
तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दिस वाज स्टार्टेड इन 2013 इटसेल्फ। और इसके अंतर्गत भारत में 50 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस या लैबोरेटरीज हैं जहां पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलेंस किया जा रहा है एज पर नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। उसके अलावा भारत सरकार ने शुरू किया इंडिया रेड लाइन कैंपेन, जिसके अंतर्गत वो सारी दवाइयां जिसके बैक साइड में ये रेड लाइन दिया हुआ है, उस दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हमें कंज्यूम नहीं करना है। और जो फार्मेसी वाले लोग हैं उनके लिए भी ये सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयां आपको नहीं बेचनी है। तो रेड लाइन कैंपेन इज ऑल्सो टू अलर्ट सिटीजन्स अगेंस्ट improper use of those medicines whose improper use can lead to एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसीलिए लाया गया है रेड लाइन कैंपेन। अब आते हैं करंट यूज पे। तो ये सब चीजें तो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में तो मैंने आपको पहले भी समझाया है। अब करंट न्यूज पे आते हैं। आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने एक ऐसी मेडिसिन डेवलप की, ऐसा ड्रग डेवलप किया है विच कुड फाइट इवन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। दिस न्यू मेडिसिन या नोवल मॉलिक्यूल या ड्रग कैंडिडेट कंपाउंड है कंपाउंड 3B। उम्मीद है कि कंपाउंड 3B अभी बस प्रपोज किया गया है और टेस्ट वगैरह हैं, बट अभी इसको फाइनली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स के हिसाब से जो नया कंपाउंड है कंपाउंड 3B, इट हैज एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन एनी बॉडी। होता क्या है नॉर्मली, कैसे कंपाउंड 3B काम करेगा वो समझते हैं। नॉर्मली क्या रहता है कि जिस भी इंसान के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, उस इंसान के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं दे हैव डेवलप्ड द कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एन एंजाइम जिसका नाम है बी लैक्टामेज, बीटा लैक्टामेज। तो जिस भी इंसान के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, इसका मतलब ये है कि उसके शरीर के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं दे कैन डेवलप बीटा लैक्टामेज। बीटा लैक्टामेज ही वो एंजाइम है जो एंटीबायोटिक मेडिसिन को ब्रेक कर देता है, उनको एक्टिव होने नहीं देता विद इन द बॉडी। तो एंटीबायोटिक दवाइयां ली लेकिन उसको इनएक्टिव कर देता है बीटा लैक्टामेज। तो यही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जब भी आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के शिकार है, मतलब आपके बॉडी के जो बैक्टीरियाज हैं दे आर प्रोड्यूसिंग दिस बीटा लैक्टामेज विच इज मेकिंग एंटीबायोटिक्स यूजलेस। अब ये जो कंपाउंड 3B है, दिस कंपाउंड 3B कैन इनहिबिट बीटा लैक्टामेज। बीटा लैक्टामेज जैसे एंजाइम को वो इनहिबिट कर सकता है। इट कैन एक्ट अगेंस्ट द बीटा लैक्टामेज एज अ शील्ड। इससे क्या होगा कि जो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं दे विल रिमेन एक्टिव एंड दे विल बी एबल टू किल बैक्टीरियाज। अभी क्या है कि उन बैक्टीरियाज को ये बीटा लैक्टामेज बचा लेता है, लेकिन कंपाउंड 3B के कारण बीटा लैक्टामेज विल no longer be able to save those bacteria and now antibiotic medicines would be able to kill those bacteria। इस टॉपिक के डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट IUCN ट्रैफिक रिपोर्ट ऑन राइनो कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले ट्रैफिक जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में समझते हैं। इट्स एन इंटरनेशनल प्रोग्राम एक्चुअली, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रैफिक इज एन इंटरनेशनल प्रोग्राम jointly started by WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड IUCN। इसका मेन लक्ष्य है इस प्रोग्राम के अंतर्गत कि जो ट्रेड होता है इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट शुड नॉट इमर्ज एज ए थ्रेट टू द एनवायरमेंट या इकोसिस्टम। ट्रेड अलाउ जितना है उतना होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ट्रेड ना हो इन वाइल्ड लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ताकि उस ट्रेड के कारण ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फ्लोरास फौनास गेट्स थ्रेटेंड। तो ट्रेड पे नजर रखना मेन काम है इस प्रोग्राम का। ट्रेड इन व्हाट? वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। And that is why traffic works in close coordination with this international convention sites। ये जो convention है, site convention on international trade in endangered species,
ये भी मेनली इसी डायरेक्शन में काम करता है कि जो ट्रेड है इन फ्लोरा एंड फौना वो रेगुलेटेड तरीके से हो, ताकि इंडेंजर्ड स्पीसीज के सर्वाइवेबिलिटी पे नुकसान या थ्रेट ना आए। तो ट्रैफिक किसने बनाया है? ट्रैफिक एक प्रोग्राम है, WWF एंड IUCN ने मिलकर के रन कर रहे हैं, और मेन लक्ष्य है कि ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। And that is why it works in coordination with CITES, because CITES as an international convention has similar goals. अभी हाल फिलहाल में ट्रैफिक प्रोग्राम के अंतर्गत IUCN has released a report, जहां पे उन्होंने भारत के राइनो कंजर्वेशन प्रोग्राम की खूब तारीफ की है कि भारत के अंदर राइनो कंजर्वेशन प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मेजर्स दिए जा रहे हैं, पोचिंग लॉज जो है वो स्ट्रिक्ट तरीके से, एंटी पोचिंग लॉज स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, ताकि राइनोज की पोचिंग को रोका जा सके, कम किया जा सके। स्पेशली इस रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है, स्पेशली एंटी पोचिंग लॉज आर बीइंग स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेड इन असम नेशनल पार्क लाइक काजीरंगा, और यही कारण है कि राइनोज की पॉपुलेशन रिकवरी काफी फास्ट तरीके से हो रही है इन इंडिया। वन हॉर्न राइनोज की इफेक्टिव पेट्रोलिंग हो रही है बाय फॉरेस्ट रेंजर्स, जिस कारण से पोचिंग कम हो रहा है, और पोचर्स इनफैक्ट जो हैं वो ये नेशनल पार्क वाले एरियाज को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। अनलाइक सम कंट्रीज लाइक और सम कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया लाइक मलेशिया एंड वियतनाम, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों में अभी भी पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। यही इस रिपोर्ट में बोला गया है कि मलेशिया वियतनाम आर वाइटल कॉक्स इन इलीगल राइनो हॉर्न ट्रेड, जबकि भारत में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है राइनो कंजर्वेशन को लेकर के, उनकी पोचिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो मलेशिया वियतनाम आर बीइंग नोटोरियस फॉर सपोर्टिंग और इनडायरेक्टली अलाउिंग राइनोज पोचिंग। भारत में जो इफेक्टिव तरीके से राइनो कंजर्वेशन किया जा रहा है और पोचिंग को कर्व किया जा रहा है, इस कारण से भारत को ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिल रहा है एज पर IUCN's ट्रैफिक रिपोर्ट विच हैज बीन recently released. Global recognition, India is emerging as an example for other rhino range nations. तो अगर राइनो कंजर्वेशन पे प्रश्न आ गया GS पेपर 5 में भी, तो थोड़ी बहुत ये बातें आप लिख सकते हैं कि रिसेंटली a report released by IUCN under this traffic project has praised India for its efforts in the direction of conservation of rhinos. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लैंडमार्क स्टडी ऑन डेंगू, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। अब डेंगू क्या होता है? डेंगू जो हेल्थ कंडीशन है, इट इज बिकॉज ऑफ वायरस जिसका नाम है डेंगू वायरस। तो डेंगू जो बीमारी है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ डेंगू वायरस। इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्क्यूटो जिसका नाम है एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो। तो इनफैक्ट अगर मान लीजिए कि एक कोई इंसान पहले से डेंगू का शिकार है, उसको ये फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो बाइट करेगी, तो उस मॉस्क्यूटो के अंदर भी डेंगू के वायरस आ जाते हैं, एंड देन अगेन ये मॉस्क्यूटो किसी और हेल्दी इंसान को भी बाइट करेगा, तो उसके अंदर वापस से वो डेंगू के वायरस आ जाते हैं, और इस तरीके से डेंगू कीप्स ऑन स्प्रेडिंग। और जो वेक्टर है डेंगू स्प्रेड करने के लिए वो है फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो। डेंगू के केस में फिर होता क्या है? फीवर हो जाता है। अगर वन इज इन्फेक्टेड विद डेंगू तो फीवर हो जाएगा, हेमोरिक फीवर भी हो सकता है, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर हो सकता है। इन सम एक्सट्रीम केसेस कैन लीड टू डेथ एज वेल। डेंगू इज मेनली प्रेवलेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स बिकॉज यहीं पे ये फीमेल एडिस एजिप्टिस मॉस्क्यूटो ब्रीड कर पाती है, सस्टेन कर पाती है। डेंगू के केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, फीवर होगा, हेडेक एंड बॉडी एक्स होगा, बट डेंगू जनरली इज नॉट फैटल जनरली, एंड इट गेट्स बेटर ओवर ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। वायरल इन्फेक्शन में ज़्यादातर केसेस में यही होता है, 2 वीक तक आपको काफ़ी कमजोरी वीकनेस लगेगी, बट देन यू रिकवर। इन सम केसेज इट कैन बिकम फैटल। डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट डेंगू को लेकर के उसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। बट लेट अस सी कि व्हाट are the issues with respect to development of vaccine against dengue। अब प्रॉब्लम यह है कि डेंगू के वायरस के 4 स्ट्रेन्स हैं या सीरोटाइप्स हैं, यानी कि 4 मोटे मोटे टाइप के डेंगू कॉज करने वाले वायरस होते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको एक तरीके का डेंगू वायरस इन्फेक्ट करता है, तो उसके अगेंस्ट आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है।
जिससे आप उसी तरीके के डेंगू के वायरस से भविष्य में बचे रहेंगे। पर डेंगू के केस में प्रॉब्लम क्या है कि एक तरीके का स्ट्रेन वाला डेंगू आपको अटैक करता है, यानी कि आप उससे इन्फेक्टेड होते तो आपके बॉडी में उस तरीके के स्ट्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो गया। बट ये जो एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर डेवलप हुआ अगेंस्ट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेन, इट कैन लीड और इंक्रीज वल्नरेबिलिटी अगेंस्ट अदर स्ट्रेन्स। फॉर एग्जाम्पल 4 स्ट्रेन्स हैं डेंगू के, 4 टाइप्स हैं डेंगू वायरस के, A B C D। अब आप ए वाले वायरस के शिकार हुए, वो आपको हुआ, तो आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी अगेंस्ट डेंगू वायरस ए जनरेट हो गया। बट वो जो एंटीबॉडी है वो आपको ज्यादा वल्नरेबल बना देता है, ससेप्टेबल बना देता है फॉर गेटिंग इन्फेक्टेड अगेंस्ट द रिमेनिंग डेंगू वायरसेस, दैट इज B C D। So infection with one serotype can sometimes increase the risk of severe disease upon reinfection with other serotypes. This is known as antibody dependent enhancement। अगर आप A के शिकार हो चुके हैं तो अब चांसेस हैं कि आप B के जब शिकार हुए अगर, तो बहुत सीवियर तरीके से बीमार पड़ोगे। B वाला अब आपको ज्यादा इंपैक्ट करेगा या C वाला अब आपको ज्यादा इंपैक्ट करेगा। अब यही कारण है कि डेंगू का वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप वैक्सीन डेवलप करेंगे अगेंस्ट ए पर्टिकुलर टाइप, ए के अगेंस्ट वैक्सीन आपने डेवलप किया तो ए वाली एंटीबॉडी आपके अंदर डेवलप हो गई। अब B C D के शिकार होने के चांसेस ज्यादा हो गए, और अगर उनमें से कोई भी वायरस आपके ऊपर अटैक करेगा तो वो ज्यादा सीवियर आपको बीमार करेगा। तो दैट इज द रीजन वाई डेंगू के वैक्सीन डेवलप करने में प्रॉब्लम हो रही है। 4 स्ट्रेन है और किसी भी तरीके का वैक्सीन ले लिया तो बाकी 3 तरीके के स्ट्रेन से इन्फेक्ट होकर के सीवियर बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। बट अब अच्छी बात यह है, करंट डेवलपमेंट ये है, ये न्यू टाइप ऑफ एंटीबॉडी जिसका नाम है EDE1 हैज बीन फाउंड, and this antibody has been found to be highly protective against all the 4 dengue serotype। तो इससे अब उम्मीद ये है, what could be the significance of this finding, कि now a safer vaccine against all the 4 serotypes of dengue could be developed, and not just against dengue but all other similar kinds of viral infection like Zika and white Nile virus के against भी अब वैक्सीन डेवलप हो पाएगा, perhaps after फाइंडिंग ऑफ दिस न्यू एंटीबॉडी जिसका नाम है EDE1। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हाइफा पोर्ट इजराइल एंड मेडिटेरियन सी से रिलेटेड है। सीपा, ये वाला स्टेटमेंट पूरा सही जा रहा था, बस यहां जाकर गलत हो गया कि सीका इज लिमिटेड टू गुड्स ओनली। सीका इज ऑल्सो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि सीपा इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। एशियाटिक लाइन्स को लेकर के यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 1 ओनली 2 ओनली ऐसा मुझे ऑप्शन देना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली, या करेक्ट आंसर अगर मैं ऐसे दूं, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन B, नॉट C। मैं इसको ठीक कर दूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।